नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। निवेश के लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन निवेश करने के बाद जब आपको उसे रिडीम करना होता है, अगर इन्वेस्टर की एक दुविधा होती है। इसी दुविधा को आज समझेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा साथ दे रहे हैं हर्ष रुंगटा, SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। इट्स अ रियल प्लेजर पल्लवी। आमतौर पर जब निवेशक पूंजी जुटाने की सोचता है, बहुत सारे ऑप्शंस उसके सामने होते हैं और शायद उनमें से किसी एक का चुनाव वो कर भी ले, लेकिन जब वक्त आता है उसे रिडीम करने का, यानी जब उसे अपने बच्चों को वो लेगेसी देनी होती है, कहीं ना कहीं डिसीजन एक छोटी सी चूक से भी जो पूरा समय उसने बिताया उस वेल्थ को क्रिएट करने में, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सही ढंग से पास ऑन नहीं होता, या फिर टैक्स को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल या कोई केस आपके सामने आया हो जहां पर आपको लगा होगा कि शायद डिसीजन दूसरे वे में भी लिया जा सकता था? हाँ, तो जैसा मैंने कहा था कि एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर हम लें कि नॉर्मली आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे जुटाते हैं, और कई लोग हैं जो वो पैसे जो हैं सेफ तरीक़ों से बैंक फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में जुटाते हैं। अब उनमें से कई लोगों ने बैंक फिक्स डिपॉजिट के बजाय उसे डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि लंबे समय के लिए रहते हैं। बैंक फिक्स डिपॉजिट से थोड़ी सी या सिमिलर रेट मिल जाती है, लेकिन टैक्स नहीं कटता। और अगर 3 साल से ज़्यादा की होल्डिंग है, और ऑब्वियसली अगर आपने अपने बच्चे के लिए सेविंग करी है, इन्वेस्ट किया है, तो आपकी होल्डिंग टिपिकली 3 साल से ज़्यादा होगी, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने से टैक्स की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इंडेक्सेशन करीबन 3-4-5% का मिल जाता है। अगर आपको 7-8% का रिटर्न मिला हो तो सिर्फ डिफरेंस पे 20% टैक्स आपको देना होता है। अब ये टैक्स भी आप बचा सकते हैं, ऑल्दो ये टैक्स काफ़ी कम है, इस टैक्स को भी आप बचा सकते हैं। टिपिकली जो टिपिकल एग्जाम्पल केस स्टडी था वो ये था कि बच्चे को हायर एजुकेशन का एडमिशन मिल गया था, 5-6 महीने में जाने वाले थे, और ये कई दिनों से डेट म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, और वो इनफ थे वो एजुकेशन को फंड करने के लिए। तो उनको एडवाइस ये था कि आप इनको रिडीम करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको देना होगा, और हालांकि कम होगा, फिर भी कुछ ना कुछ टैक्स इस पे लगेगा। और जो चाइल्ड है आपका वो मेजर है, 18 के ऊपर थी वो उस पर्टिकुलर केस में, और उसकी और कोई इनकम थी ही नहीं। तो एडवाइस उनको ये दिया गया हमारी तरफ से कि आप ये रिडीम करके पैसे गिफ्ट करने के बजाय आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स ही उन्हें गिफ्ट कर दीजिए, ताकि वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स उनके हो जाएं, और फिर वो रिडीम कर लेंगी जब इमीडिएटली जब फीस पेमेंट करनी होगी तब। तो अब वो जो कैपिटल गेन्स होगा वो लड़की के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो उनका चूंकि और कोई इनकम नहीं है, तो जो 2.5 लाख रुपए का मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है उसका बेनिफिट उनको मिलने से टैक्स एकदम 0 हो जा रहा था। तो ये बेनिफिट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, परफेक्टली लेजिटिमेट है। ये पैसा आपने गिफ्ट देना ही था अपने बच्चे को, लड़की को या लड़के को। पैसा गिफ्ट देने के बजाय आप अगर असेट गिफ्ट कर देते हैं तो उसका जो कैपिटल गेन्स उस पे आएगा वो बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होगा, बशर्ते कि वो मेजर हो, 18 वर्ष के ऊपर हो। तो वेरी क्लियरली उसके वजह से टैक्स एडवांटेज आपको मिल जाता है, और ये टैक्स एडवांटेज लेना चाहिए आपको, और ये परफेक्टली लेजिटिमेट है। इसमें कोई भी इसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कोई तरीके की। तो ये सभी चीज़ों के लिए डेट म्यूचुअल फंड में इसका सीधा उपाय है। ये एक बार आपका बच्चा मेजर हो जाता है, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में नहीं भी किया हो तो ये आप बैंक फिक्स डिपॉजिट भी अगर कर रहे हो तो बच्चे के नाम पे करिए। आपने 18 साल का होने के बाद जिक्र किया तो सर, यहाँ पर
एक बार दर्शकों को बता दें कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है, बैंक एफडी से जो भी ब्याज आपको मिलता है वो आपकी इनकम में ऐड होता है और उसके बाद उस पर टैक्स लगता है। जहां तक बात है डेट फंड्स की, सर आपने कहा कि उसमें 3 साल का, अब क्योंकि प्रावधान कुछ बदला है पिछले कुछ वर्षों में, पहले जो 12 महीने की अवधि थी वो बढ़ाकर 36 महीने की गई, यानी 3 साल कंप्लीट होने के बाद उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। आपने एक अच्छा उपाय बताया, सोल्यूशन बताया कि अगर आप अपने बच्चों के लिए ही निवेश कर रहे हैं तो इंस्टेड आप उस रकम को रिडीम करने के आप उन यूनिट्स को ही दे सकते हैं। लेकिन तरीका क्या होगा? क्या अभी मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें क्या यूनिट्स ट्रांसफर हो सकते हैं? किस ढंग से ये गिफ्ट, जो आपने गिफ्ट का एक सोल्यूशन या सजेशन यहाँ पर दिया है, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? हाँ, तो ये एक अगेन थोड़ा सा पेचीदा मामला था। जब हमने म्यूचुअल फंड हाउसेस को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफर करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उसका भी तरीका है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स आप डीमैट अकाउंट में भी ले सकते हैं। तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स को डीमैट करा लीजिए और अपने बच्चे का भी डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। डीमैटेड यूनिट्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड आपको रोक नहीं सकता। तो आप गिफ्ट दे के बच्चे को आप TIFD जो उसका एक ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीवरी है वो देकर आप यू कैन आप अपने बच्चे के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर वो उसको एक रेगुलर तरीके से रिडीम कर सकती है। तो ये एक तरीका है एक प्रोसीजरल इशू का, इसमें लीगल कोई इशू नहीं है, ये प्रोसीजरल इशू है। और जैसे ये डिमांड बढ़ेगी लोगों की, जैसे लोगों में जागरूकता आएगी कि इस तरीके से टैक्स बचाया जा सकता है लेजिटिमेटली, मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स भी इसे डायरेक्टली भी अलाउ कर देंगे। आखिरकार क्यों इस तरीके का सर्कुलर रूट वो अपनाएं? आपने एक और सुझाव दिया यहाँ पर कि इसे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है और फिर अपने डीमैट से आप अपने बच्चे के डीमैट अकाउंट में इसको ट्रांसफर करें। क्या इसमें ज़रूरी है कि वो बच्चा डिपेंडेंट होना चाहिए? यानी कि जो जहाँ तक टैक्स छूट का सवाल है, अगर जिस भी अपने डिपेंडेंट को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए कि उस ड्यूरेशन में उसकी जॉब लग जाए या फिर कोई अर्निंग हो जाए, इन दैट केस फिर ये कैसे काम करेगा? ये जो एक तरीका या फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, खैर गिफ्ट देने से कोई टैक्स किसी को नहीं लगेगा, न आपको लगेगा जो अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं, न आपके बच्चे को लगेगा, एज लॉन्ग एज इट इज योर चाइल्ड, सन और डॉटर है तो बिल्कुल किसी पे टैक्स नहीं लगेगा। चाहे वो डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, अर्निंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो ऑलरेडी अर्निंग है और टैक्स दे रहा है तो जो जिस एडवांटेज के लिए आप उसको कर रहे थे वो एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, उसको भी उतना ही टैक्स लगेगा जितना आपको लगेगा। अगर वो ऑलरेडी 2.5 लाख की लिमिट यूज कर रहा है, ऑलरेडी उसकी और कहीं इनकम है और वो ऑलरेडी 2.5 लाख की लिमिट यूज कर रहा है या यूज कर रही है, तो फिर वो उसको उसकी जो टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी। करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक गिफ्टिंग की बात है, अभी क्या प्रावधान है? क्योंकि उसके लिए भी एक सेक्शन है, शायद सेक्शन 56 आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें आप रिलेटिव्स की एक कुछ परिभाषा है, जिसमें आप जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको गिफ्ट दे सकते हैं और उस पर कोई अपर कैप नहीं है, लेकिन नॉन रिलेटिव्स के लिए शायद 50,000 तक की कैप है। उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो ऐसा है कि आज के इनकम टैक्स के प्रावधान के अनुसार अगर आप कोई नॉन रिलेटिव से कोई भी एसेट, सिर्फ कैश ही नहीं, कोई भी एसेट बिना मार्केट भाव से कम में अगर आपको कोई एसेट देते हैं तो जो भी डिफरेंस वैल्यू है मार्केट भाव और जिस वैल्यू पे आपको मिला, या अगर कैश मिला है तो ऑब्वियसली वो गिफ्ट है, वो आपके हाथ में टैक्सेबल है अगर एक साल में वो 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो इसके सिर्फ 2 या 3 एक्सेप्शंस हम कह सकते हैं। वो हैं, एक, आपकी मैरिज के ओकेजन पे अगर आपको गिफ्ट मिलते हैं, वो फिर चाहे किसी से भी हो, तो मैरिज के ओकेजन पे जो गिफ्ट्स हैं वो टैक्सेबल नहीं है। सेकंड, जो बहुत ही कम यूज होता है कि इफ एनी, अगर कोई गिफ्ट has been received even from a non relative in contemplation of death, अगर किसी ने अपनी
क्या कहते हैं डेथ बेड से अगर गिफ्ट दिया है आपको और वो प्रूव आप कर सकते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। बहुत कम यूज होता है ये प्रोविजन। एंड थर्ड, ऑब्वियसली जो ज्यादा यूज होता है वो होता है कि अगर आपको अपने रिलेटिव से गिफ्ट मिला है और रिलेटिव की डेफिनेशन उसमें दी हुई है, उसमें क्लियरली आपके पेरेंट्स आ गए, आपके बच्चे आ गए, बच्चों की स्पाउसेस आ गई, बच्चों के बच्चे आ गए, मतलब आपके पोता पोती उनके स्पाउसेस आ गए, और ऐसा वो डेफिनेशन है जिसमें कि एक टिपिकल इंडियन फैमिली जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। यानी आपका जो वंश है उसमें जो भी ऊपर है और नीचे है वो भी उसमें कवर्ड है, और उनकी स्पाउसेस भी, उनके वाइफ्स या हस्बैंड्स भी कवर्ड है। ठीक है, ठीक है, काफी कुछ आपने बताया, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ कि ये जो हम फॉर्मूला सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ टैक्स बचाने के लिए है या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी ये किया जा सकता है कि इंस्टेड आपने 10 साल या 15 साल के बाद वो रकम निकालनी है तो रिडीम करने के बजाय आप या तो डीमैट के फॉर्मेट में जैसे आपने कहा ट्रांसफर कर लें, क्योंकि वहां पर टैक्स स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? हाँ, तो कर, जैसे मैंने कहा, कर आप किसी भी इवन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें टैक्स आपको भी नहीं लगना था तो उन्हें भी नहीं लगेगा, तो इसमें कोई फायदा, एडिशनल फायदा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है अगर कोई उसमें जो आप रिडीम कर रहे हैं वो 1 साल के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपके हाथ पे टैक्स लग जाता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। वही चीज अगर आपने अपने बच्चे के हाथ में दे दी गिफ्ट करके तो उसे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज बशर्ते कि 1 साल के अंदर का कोई इन्वेस्टमेंट हो जिसे रिडीम करने की जरूरत हो। ठीक है, यानी जो मौजूदा अभी रूल्स है, नियम है, उसमें फंड हाउसेस में एक अकाउंट से दूसरे फोलियो में ट्रांसफर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन डीमैट के जरिए आप जरूर उस यूनिट को अपने बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं और एक अच्छा तरीका हो सकता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करने का।